हिंदुस्तान का एक ऐसा शहर जिसे देखकर लगता है कि किसी ने कोशिश की थी खुदा की लिखी तकदीर को ढंग से तराशने की। जब हम भारत के शहरों के बारे में सोचते हैं, चाहे वो दिल्ली की शोर शराबे से भरी गलियां हो, मुंबई की बेतरतीब रौनक हो या कोलकाता का बहता हुआ इंसानी समंदर, हमारे दिमाग में एक खूबसूरत अफरा तफरी, एक ऑर्गेनिक केओस आता है। लेकिन इस पूरे उपमहाद्वीप के नक्शे पर एक ऐसी जगह है जो इस केओस को ठोकर मारती है। एक ऐसा शहर जहां रास्ते आपस में झगड़ते नहीं हैं, बल्कि 90 डिग्री पर एक दूसरे को सलाम करते हैं। एक ऐसा शहर जहां सेक्टर्स हैं, लेकिन सेक्टर 13 नहीं है। एक ऐसा शहर जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी के दिल से निकलता है, ऐसी प्लानिंग पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं। लेकिन क्या चंडीगढ़ सिर्फ एक सफल प्लानिंग का अनोखा नमूना है, या इस शांत हरे भरे नक्शे के पीछे कुछ ऐसे गहरे राज, ऐसी कश्मकश और ऐसी अधूरी कहानियां हैं जो आमतौर पर लोगों की नजरों से छिपी हुई हैं? आखिर क्यों फ्रांस के एक जिद्दी आर्किटेक्ट ने हिंदुस्तान को कंक्रीट का ये अनोखा तोहफा दिया? इसकी शुरुआत की कल्पना किसने की थी? कौन था इसका असली मास्टरमाइंड? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये शहर इतना कमाल का है तो आजादी के 75 साल से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी दोबारा ऐसा दूसरा शहर पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं बन पाया? आज फोर्थ पॉइंट न्यूज पर हम चंडीगढ़ के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जिन पर वक्त की धूल जमी है। चलिए चलते हैं इस शहर के बनने की उस दास्तां में जहां सियासत, दर्द, कला और जुनून एक साथ मिलते हैं। इस कहानी की शुरुआत किसी आर्किटेक्चर स्टूडियो में नहीं, बल्कि 1947 के उस दर्दनाक दौर में हुई थी जब हिंदुस्तान 2 टुकड़ों में बटा था। पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा और उसकी शान लाहौर पाकिस्तान के पास चला गया था। ईस्ट पंजाब के पास अपनी कोई राजधानी नहीं बची थी। शिमला को कुछ वक्त के लिए राजधानी बनाया गया, लेकिन पहाड़ों की अपनी सीमाएं थी। पंजाब को एक नया घर चाहिए था, एक नई पहचान चाहिए थी। तब खड़े हुए हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनका नजरिया बिल्कुल साफ था। वो एक ऐसा शहर चाहते थे जो गुजरे हुए कल के रोने से आजाद हो। वो एक ऐसा शहर चाहते थे जो आने वाले भविष्य का प्रतीक बने। जवाहरलाल नेहरू का कहना था, इसे एक नया शहर होने दें जो भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक हो, जो अतीत की परंपराओं के बंधनों से मुक्त हो और भविष्य में देश के विश्वास की अभिव्यक्ति हो। नेहरू जी एक नए, आधुनिक और सेक्युलर इंडिया की तस्वीर दुनिया को दिखाना चाहते थे। उनका दिमाग साफ था, लेकिन उनके पास इस कल्पना को जमीन पर उतारने वाला मास्टरमाइंड नहीं था। और यहीं पर शुरू होती है उन किरदारों की एंट्री जिनके बारे में आमतौर पर लोग नहीं जानते। आपको लगता होगा कि चंडीगढ़ को सिर्फ ली कार्बुजिए ने बनाया है। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ली कार्बुजिए चंडीगढ़ के लिए पहली पसंद नहीं थे। चंडीगढ़ के नक्शे की असली कल्पना किसी और ने की थी। चंडीगढ़ को डिजाइन करने का सबसे पहला जिम्मा दिया गया था एक अमेरिकी अर्बन प्लानर अल्बर्ट मेयर और उनके साथी पोलिश आर्किटेक्ट मैथ्यू नोविकी को। मेयर ने जो चंडीगढ़ सोचा था वो आज के चंडीगढ़ से थोड़ा अलग था। उनका प्लान ग्रिड आयरन यानी सीधी लाइनों पर नहीं था। वो एक लीफ शेप्ड यानी पत्ती के आकार का शहर बनाना चाहते थे, जहां रास्ते थोड़े घुमावदार होते, जहां प्रकृति के साथ एक सहज जुड़ाव होता। उन्होंने एक बेहतरीन शुरुआत की थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अगस्त 1950 में मैथ्यू नोविकी का एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। इस हादसे से अल्बर्ट मेयर इतने टूट गए कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ पीछे खींच लिए। प्रोजेक्ट बीच में अटक गया। नए हिंदुस्तान का सपना एक बार फिर सिफर यानी शून्य पर खड़ा था। अब एंट्री होती है उस शख्स की जिसे आज हम चंडीगढ़ का रचयिता कहते हैं, चार्ल्स एडवर्ड झांड्रे, जिसे दुनिया ली कार्बुजिए के नाम से जानती है। स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ ये फ्रेंच आर्किटेक्ट कोई आम इंसान नहीं था। वो एक मैड जीनियस था, एक जिद्दी कलाकार जिसके लिए कंक्रीट सिर्फ एक पत्थर नहीं, उसकी आत्मा थी। हिंदुस्तान के 2 IAS अधिकारी PN थापर और AL फ्लेचर
एक नए आर्किटेक्ट की तलाश में यूरोप गए। जब वो कार्बुजिए के पास पहुंचे तो कार्बुजिए ने शुरू में नखरे दिखाए। उनकी शर्तें बहुत कड़ी थी। उन्हें पूरी आजादी चाहिए थी बिना किसी सरकारी दखल अंदाजी के, और नेहरू जी ने उन्हें वो आजादी दी। लेकिन कार्बुजिए अकेले नहीं आए। उनके साथ थे उनके कजिन पियरे झानरे और 2 अंग्रेज आर्किटेक्ट जेंड्रू और मैक्सवेल फ्राई। इन चारों की टीम ने मिलकर चंडीगढ़ की किस्मत लिखना शुरू की। अब बात करते हैं चंडीगढ़ के उन गहरे राज और प्लानिंग की जो इस शहर को दुनिया का अनोखा अजूबा बनाती है। कार्बुजिए ने चंडीगढ़ को एक बेजान जमीन की तरह नहीं देखा। उन्होंने इस शहर को एक जीते जागते इंसान की तरह डिजाइन किया। जी हाँ, आपने सही सुना। चंडीगढ़ एक चलता फिरता जिस्म है जो कंक्रीट से बना है। सिर सेक्टर 1 जहां कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, हाई कोर्ट, सचिवालय और विधानसभा। यह शहर का दिमाग है जो पूरे राज्य को चलाता है। दिल सेक्टर 17 शहर का मुख्य कमर्शियल सेंटर जहां इसकी धड़कन बसती है, जहां लोग मिलते हैं, घूमते हैं। फेफड़े यानी लंग्स द लेजर वैली, सुखना लेक और शहर के ढेर सारे पार्क। ये वो जगह है जहां से शहर सांस लेता है। ज्ञान सेक्टर 14 जहां पंजाब यूनिवर्सिटी है। नसों का तंत्र इस शहर का 7V सिस्टम। कार्बुजिए ने आवाजाही के लिए 7 तरह की सड़कें बनाई थी। V1 हाईवे से लेकर V7 पैदल चलने और साइकिल चलाने के ट्रैक तक। हर रास्ते की अपनी गति और सीमा तय थी। लेकिन 4th पॉइंट के दर्शकों, क्या सब कुछ इतना ही परफेक्ट था? चलिए अब आपको बताते हैं चंडीगढ़ के वो गहरे राज जो शायद ही किसी आम चर्चा में सामने आते हैं। रहस्य 1, सेक्टर 13 का अभिशाप। आप पूरे चंडीगढ़ में घूम लीजिए, आपको सेक्टर 11 मिलेगा, 12 मिलेगा, 14 मिलेगा, लेकिन सेक्टर 13 पूरे नक्शे से गायब है। क्यों? इसके पीछे कार्बुजिए का एक गहरा अंधविश्वास था। पश्चिमी संस्कृति में 13 नंबर को अशुभ, मनहूस और दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। कार्बुजिए इस नंबर को लेकर इतने जुनूनी थे कि उन्होंने शहर के नक्शे से 13 नंबर को पूरी तरह मिटा दिया। उनका मानना था कि अगर शहर में 13 नंबर का सेक्टर बनाया गया तो वहां हमेशा तनाव, अशांति और बर्बादी रहेगी। सोचिए, एक आधुनिक शहर की बुनियाद एक अंधविश्वास पर रखी गई। रहस्य 2, ब्रूटलिस्ट आइसोलेशन। कार्बुजिए का आर्किटेक्चरल स्टाइल था ब्रूटलिज्म, यानी कच्चा नग्न कंक्रीट। उन्होंने जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स बनाया वो देखने में भव्य और राजसी लगता है, लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर काम करने वाले लोग जानते हैं कि वो कितना अमानवीय महसूस होता है। भारी कंक्रीट की दीवारें, बड़े बड़े खाली स्पेस। कई मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ये इमारतें इंसान के अंदर एक तरह का अकेलापन और डर पैदा करती हैं। वो आम हिंदुस्तानी संस्कृति के मिजाज से मेल नहीं खाती थी। रहस्य 3, सेक्टर 1 की गुप्त सुरंगें। बहुत कम लोग जानते हैं कि चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स के नीचे खुफिया अंडरग्राउंड सुरंगों और गलियारों का एक नेटवर्क है। ये सुरंगें सुरक्षा के लिहाज से और विशिष्ट नेताओं के आने जाने के लिए बनाई गई थी, ताकि आम जनता से दूर रहकर गुप्त फैसले लिए जा सके। आज भी इनमें से कई हिस्से आम लोगों के लिए पूरी तरह बंद है। जहां ली कार्बुजिए बड़े बड़े दौरे करके वापस यूरोप चले जाते थे, वहीं एक और शख्स था जिसने चंडीगढ़ को अपना खून पसीना दिया, पियरे झानरे। वो यहीं रहे। उन्होंने चंडीगढ़ की ईंट ईंट जुड़वाई, यहाँ तक कि चंडीगढ़ का आइकॉनिक फर्नीचर भी उन्होंने ही डिजाइन किया। उनका इस शहर से इतना प्यार था कि उनकी वसीयत के मुताबिक उनके मरने के बाद उनकी अस्थियों को सुखना लेक में विसर्जित किया गया था। लेकिन इस पूरे कंक्रीट के अनुशासन के बीच एक और बगावत पनप रही थी। कार्बुजिए के सख्त नियमों के खिलाफ एक आम इंसान नेक चंद जी ने चुपचाप एक ऐसी दुनिया बनाई जो कार्बुजिए के नियमों को चुनौती देती थी। द रॉक गार्डन। कार्बुजिए ने जहां कच्चे कंक्रीट को चुना, वहीं नेकचंद ने पूरे शहर के कचरे, टूटी हुई चूड़ियों और वेस्ट मटेरियल से एक जन्नत खड़ी कर दी। ये चंडीगढ़ का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ सख्त ज्यामितीय यानी कि जियोमेट्रिक प्लानिंग और दूसरी तरफ एक आम इंसान की खुली बिखरी हुई खूबसूरत कल्पना।
अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो हम सबको परेशान करता है। अगर चंडीगढ़ का मॉडल इतना कमाल का है, अगर यहाँ रहने वाले लोग ज्यादा खुशहाल हैं, तो आजादी के बाद हमने दूसरा चंडीगढ़ क्यों नहीं बनाया? क्यों हमारे नए शहर जैसे गुड़गांव या नोएडा कंक्रीट के ढेर और ट्रैफिक के जाम बनकर रह गए? इसके 3 सबसे बड़े और कड़वे कारण हैं। पहला, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, यानी सियासत की मनमर्जी से मुक्ति। चंडीगढ़ जब बना तो नेहरू जी ने कारुजिए को तानाशाही अधिकार दिए थे। स्थानीय नेता या अफसर उनके प्लान में 1 इंच का बदलाव नहीं कर सकते थे। आज के हिंदुस्तान में अगर कोई नया शहर बनता है तो नेताओं, बिल्डरों और लैंड माफिया का ऐसा गठजोड़ होता है कि प्लानिंग कागज पर ही दम तोड़ देती है। हर कोई अपना फायदा देखता है, शहर का नहीं। दूसरा, जमीन की कीमत और स्पेस। चंडीगढ़ हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट पर बना है, यानी दूर तक फैला हुआ कम ऊंचाई इमारतों वाला शहर। आज के दौर में हिंदुस्तान के पास जमीन की बेहद कमी है और आबादी का दबाव बहुत ज्यादा है। आज हम वर्टिकल सिटीज बनाने पर मजबूर हैं, जहां गगनचुंबी इमारतें बनती हैं। कारुजिए का हॉरिजॉन्टल मॉडल आज के कमर्शियल कैपिटलिज्म में फिट नहीं बैठता। तीसरा, मेंटेनेंस और नियमों का पालन। चंडीगढ़ सिर्फ एक नक्शा नहीं है, एक लाइफस्टाइल है। यहाँ के सख्त ट्रैफिक नियम, पेड़ों को काटने पर पाबंदी और जोनिंग कानूनों को जिस तरह चंडीगढ़ प्रशासन ने बरकरार रखा है, वो देश के बाकी हिस्सों में गायब है। हम शहर तो बना सकते हैं, लेकिन उस शहर के डिसिप्लिन को बनाए रखने वाला सिस्टम नहीं बना पाते। चंडीगढ़ को लेकर कई आलोचनाएं भी की जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह शहर इतना अनुशासित है कि इसमें कोई सोल यानी आत्मा नहीं है। यह गरीबों के लिए नहीं, सिर्फ बड़े अफसरों और अमीरों के लिए बना है। लेकिन इस सब के बावजूद जब आप चंडीगढ़ की किसी सड़क पर चलते हैं जहां दोनों तरफ से पेड़ों की डालियां आपको छांव दे रही होती हैं, जब आप कैपिटल कॉम्प्लेक्स के ओपन हैंड मॉन्यूमेंट को देखते हैं जो कहता है ओपन टू गिव, ओपन टू रिसीव, तो आपको एहसास होता है कि फ्रांस के उस आर्किटेक्ट ने वाकई हिंदुस्तान को एक अनोखा तोहफा दिया था। यही थी चंडीगढ़ के बनने की वो अधूरी दास्तां और राज जो इस शहर को खूबसूरत भी बनाते हैं और कहीं ना कहीं रहस्यमय भी। आपको चंडीगढ़ की इस कहानी में सबसे दिलचस्प क्या लगा? क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान को एक और कारुजिए की जरूरत है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप और किसी शहर की डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। हम प्रयास करेंगे कि आप तक ऐसी ही रचनात्मक स्टोरीज पहुंचाते रहें। 4th पॉइंट न्यूज के लिए चंडीगढ़ की गहराइयों से मैं आयुषी गौड़, नमस्कार।